हेलो बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं क्लास 8th की जियो का सेकंड चैप्टर, जिसमें हमें कई सारी बातों के बारे में पता लगेगा, जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले आपके फर्स्ट पेज पे एक स्टोरी दी हुई है जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं। हम चालू करते हैं लैंड से। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि लैंड क्या है, हम उसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। देन लैंड हमारे किस तरीके से काम आते हैं हम उसको समझेंगे। तो चालू करते हैं। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रिसोर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। रिसोर्स क्या होते हैं? कोई भी वो चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। कि हाँ, ये कहना चाह रहा है कि पूरे अर्थ का 30% लैंड एरिया कवर करता है, 70% जो है वो वाटर ने कवर किया हुआ है। और इस 30% में ही बहुत कम परसेंट के ऊपर हम सारे लोग रहते हैं, अपनी सारी एक्टिविटी करते हैं। जैसे ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। हैबिटेबल का मतलब कि 30% में भी कई सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कोई भी ह्यूमन लाइफ नहीं रहती है। आगे, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू द वेरिड करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये जो लैंड के ऊपर जो पॉपुलेशन है, अब देखो सिंपल सी बात है, लैंड के ऊपर हम रहते हैं, जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पे हम ह्यूमन काउंटिंग्स की बात कर रहे हैं। तो इस 30% के अंदर भी कई जगह ऐसी है जहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं, मतलब कि वो काफ़ी डेंसिटी है वहाँ पे। और कई एरिया ऐसे जहाँ पे कम लोग रहते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरिड करेक्टरिस्टिक, मतलब कि उस लैंड के करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उस लैंड के अंदर क्या अच्छाइयाँ है, क्या उसके अंदर कमियाँ है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे उसका उस जगह पे क्लाइमेट कैसा है। जैसे मैं आपको कहूँ, एंटार्क्टिका है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पे किसी ह्यूमन लाइफ का होना या वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि वहाँ पे किस तरीके से लैंड फॉर्म है, वो कितना हाई है, कितना लो है, क्या वो पूरा प्लेन है या पूरा उबड़ खाबड़ है। तो इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। स्टीप स्लोप्स, वो कभी ज़्यादा ढलान पर तो नहीं है, स्टीप स्लोप्स सीधी खड़ी ढलान, माउंटेन्स तो नहीं है, या लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल ऑफ वाटर लॉगिंग, मतलब कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। आगे डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया में आपको पता है पॉपुलेशन कम रहती है, थिक थिक फॉरेस्ट हो गए, घने जंगलों में रहना मुश्किल होता है, वहाँ कई सारे खतरनाक जानवर हो सकते हैं। एरियाज़ आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड, ये वो एरिया है जहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो स्पार्शली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम। और अनइनहेबिटेटेड, जहाँ पे कम लोग रहते हैं। प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड, जो प्लेन एरियाज़ होते हैं और जहाँ रिवर रिवर होगी तो मतलब पानी होगा, वहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें जहाँ पर होती है, जहाँ पर पानी इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे प्लेन एरिया है, हमें अक्सर देखने को मिलता है वहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं लैंड यूज़। अब ये जो लैंड है हम इसको किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए, लैंड के कई सारे अपने यूज़ हैं। वहाँ पे लोग रहते हैं, सड़कें होती है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है, लोग इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, तो कई सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। पढ़ते हैं आगे। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, कई सारे पर्पस के लिए होता है, सच एज एग्रीकल्चर के लिए होता है, फॉरेस्ट्री के लिए होता है, माइनिंग के लिए होता है, बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, हम माइनिंग कर सकते हैं, हम नई इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म एज द लैंड यूज़। आगे, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। अब हमें लैंड का किस तरीके से यूज़ करना है, ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी टोपोग्राफी पे, वहाँ की सॉइल पे। अगर वहाँ पे सॉइल अच्छी होगी तो वहाँ पे क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट अच्छा है तो लोग वहाँ रह सकते हैं, अगर हार्श क्लाइमेट है तो वहाँ पे रहना मुश्किल होता है।
वहाँ पर मिनरल्स मिल रहे हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है उसी तरीके से हम वहाँ पे लैंड को यूज़ करते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। ये टेक्नोलॉजी पे और ह्यूमन फैक्टर्स की, ह्यूमन की नीड्स क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें लैंड का किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से नहीं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। देखिए, हम लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक लैंड होते हैं प्राइवेट लैंड, दूसरे होते हैं कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो होते हैं जो किसी एक सिंगल पर्सन, किसी सिंगल इंडिविजुअल के होते हैं या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के हो गया, जिस पे सिर्फ उन्हीं का ही राइट है। कम्युनिटी लैंड क्या होते हैं, जिस पे पूरी कम्युनिटी का होता है, किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है। जैसे पार्क, पार्क पे किसी एक सिंगल पर्सन का राइट नहीं है, उसमें कई सारे लोग जा सकते हैं, वहाँ पे गेम्स खेलते हैं, मॉर्निंग वॉक्स करते हैं। तो कम्युनिटी लैंड इज़ ऑन बाय द कम्युनिटी, उस पर पूरी कम्युनिटी का राइट होता है। फॉर द कॉमन यूजेस, वो कॉमन यूज़ के लिए होती है, लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर। फोडर होता है चारा इकट्ठा करने के लिए, फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल हर्ब्स वगैरह के लिए चीज़ें होती है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन मतलब कि हर कोई इनको यूज़ कर सकता है। आगे, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। जैसा कि हम देखते हैं कि लोगों की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ डिमांड करते ही रहते हैं। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, पर हमारे पास लैंड क्या है, लिमिटेड है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो हमारे पास लैंड है वो लिमिटेड है। तो इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम होने वाली ये है कि हमारे पास लैंड तो कम होगा और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो हम किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल करेंगे। आगे, द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब हमें ये भी देखने को मिलता है कि हर जगह लैंड सिमिलर नहीं होता। किसी जगह उसके अंदर कई करेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें, जैसे सॉइल अलग होती है, कभी कोई चीज़ अलग होती है, मिनरल्स होते हैं अलग, और किसी जगह अलग। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग। एनक्रोचिंग का मतलब होता है पोजेशन करना, किसी चीज़ के ऊपर कब्जा करना। द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज़। अक्सर हमने देखा है कि कई इंडस्ट्रीज़ कॉमन लैंड्स को अपने अंडर में लेके उन पे कब्ज़ा करके इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, वहाँ पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इन द अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ होते हैं शहरी इलाके। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड, या वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को आगे बढ़ाने के लिए, कहाँ, रूरल एरियाज़ के अंदर। टुडे द कल्चर टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंजेस। आज हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से लैंड यूज़ पैटर्न में चेंज आ रहा है, उस तरीके से लोगों के लाइफ के अंदर भी, कल्चर के अंदर भी हमें चेंज देखने को मिल रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कटाव होना, मतलब ज़मीन का कम होना। जैसे किससे होता है, लैंडस्लाइड्स, जैसे पहाड़ों से ज़मीनें खिसकना, लैंड्स को हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब कि मिट्टी कटने लगती है, कम होने लगती है एक जगह से। दूसरा, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ द एनवायरनमेंट बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लैंड जो है उनमें कमी आती जा रही है। आगे, अब हमें इन लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करके क्यों रखना पड़ेगा। कंजर्व का मतलब होता है कि इनको सेफ गार्ड पहुँचाना। सेफ गार्ड यानी कि हमें इनको फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहिए। पढ़ते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन और उसकी बढ़ती हुई डिमांड्स की वजह से हमें कई सारी डिस्ट्रक्शन को देखने को मिल रहा है। जैसे अब फॉरेस्ट जो हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। जो अरेबल लैंड की वो लैंड जिन पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं उनमें कमी होती जा रही है। अगर हम एग्रीकल्चर ही कम करेंगे तो हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए खाने के लिए चीज़ें कहाँ से लाएंगे। हैज़ क्रिएटेड फियर ऑफ लूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। और इनकी वजह से खतरा और ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या कम होते जा रहे हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कमी आना। तो
हम जो प्रेजेंट में चीज़ें देख रहे हैं, जो लैंड में कमी आती जा रही है, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मस्ट बी चेक, हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए, हमें उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि हमें रिसोर्सेज को कितना यूज़ करना चाहिए, हमें कितना इंक्रोचिंग, कितना लैंड के ऊपर कब्ज़ा करना चाहिए, हमें कितने फॉरेस्ट को हमें रिजर्व्स छोड़ना चाहिए, हमें कहाँ कॉम्प्लेक्सेस बनाने चाहिए। आगे हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए, एफोरेस्टेशन पेड़ पौधे लगाना, लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है कि हमें अपनी ज़मीन को और ज़्यादा बेहतर करना है, रेगुलेट करना चाहिए यूज़ ऑफ द केमिकल, पेस्टिसाइड एंड द फर्टिलाइज़र। हमें ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो लैंड की फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। चेक्स ऑन द ओवरग्रेजिंग, जो ओवरग्रेज किया जाता है, कई सारे जानवर ओवरग्रेज कर देते हैं, हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। आगे अब लैंड के ऊपर मोस्टली हमें क्या देखने को मिलती है, नेचुरल वे में हमें को मिलती है सॉइल। सॉइल में ही एग्रीकल्चर होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलो इसको पढ़ते हैं, सॉइल होती क्या है। सॉइल को हम समझते हैं, ये एक थिन लेयर होती है जो एक ग्रेनी होती, ग्रेनी मतलब कि छोटे छोटे इसमें मॉलिक्यूल होते हैं, दाने होते हैं, जिसने पूरे सरफेस को कवर किया होता है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक टू द लैंड। ये हमें लैंड के ऊपर मिलती है, डायरेक्ट इससे लिंक है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। अब सॉइल किसके ऊपर डिपेंड करती है, लैंड फॉर्म्स के ऊपर। इसको हम आगे समझते हैं। सॉइल इज़ मेड अप द ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है। मिनरल्स होते हैं इसमें कई सारे, एंड ये किससे बनती है, वेदर्ड रॉक्स फाउंड इन द अर्थ। आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि किसी भी टाइप की सॉइल हो, या कोई किसी भी टाइप की जो सॉइल होती है वो एक रॉक से बनती है। वो रॉक वेदर होता है, वेदरिंग मतलब वो टूटता है। पहले रॉक टूटता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में बनता है, फिर वो रॉक्स और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो एक बिल्कुल माइनर मॉलिक्यूल बनते हैं, जिनको हम सॉइल कहते हैं। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये रॉक्स का टूटना ही प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या कहलाता है, वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल्स। और इसके अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं वही इसको, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी सॉइल को बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से सॉइल अलग अलग टाइप्स की होती है, आइए उसको समझते हैं। अब किसी भी सॉइल को बनने में सबसे मेन रोल रहता है पेरेंट रॉक का। पेरेंट रॉक का मतलब होता है कि वो रॉक जिससे टूट के, वो रॉक छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, फिर वो और छोटे पार्ट्स में, उसके बाद वो सॉइल बनती है। तो किसी भी सॉइल के मिनरल्स वैसे ही होंगे जो मिनरल्स उसके पेरेंट रॉक के अंदर हमको मिलेंगे। देखो, पेरेंट रॉक के डिटरमाइंस कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कंटेंट, ये सारी चीज़ें हमें जो पेरेंट रॉक के अंदर होगी वही हमें पेरेंट रॉक से बनी सॉइल के अंदर हमको मिलती है। दूसरा, रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है कि वो सॉइल कहाँ पर है, कहाँ पर मतलब कि वो प्लेन के अंदर है या हाई माउंटेन्स के ऊपर है, तो उन चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे एल्टीट्यूड का, स्लोप का, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल की वहाँ पे सॉइल कितना इकट्ठा हो पा रहा है। तो रिलीफ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सॉइल के ऊपर। तीसरा, फ्लोरा, फोना, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। जैसे आपको पता होगा कि सॉइल के अंदर ह्यूमस होता है, तो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, फ्लोरा एंड फोना के ऊपर, क्योंकि यही चीज़ें आखिर में जाके सॉइल के अंदर मिल जाती हैं। फोर्थ है क्लाइमेट। जिस तरीके का क्लाइमेट होगा उसी तरीके की सॉइल होगी। जैसा राजस्थान के रेगिस्तानों के अंदर हमको ड्राई सॉइल मिलती है, और वहीं पे हमें नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर हमें वेट सॉइल मिलती है। इस पे क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग का फ़र्क पड़ता है। फिफ्थ एंड लास्ट क्या है, टाइम। कोई भी सॉइल उतनी ही थिक होगी उसको जितना कम टाइम मिलेगा। अगर उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा
फर्टाइल होगी और बहुत ही ज़्यादा बारीक होगी। ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से कोई भी सोइल बनती है। पहले जो पेरेंट रॉक होता है वो धीरे धीरे करके वेदरिंग प्रोसेस की वजह से टूटता है, फिर वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है, ये फिर सबसॉइल बन जाती है और आखिरी में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये सबसॉइल बन जाती है, ये टॉप सॉइल बन जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे रोक सकते हैं और उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड द डेप्लीशन। सॉइल इरोजन मतलब कि मिट्टी का कटना, डेप्लीशन का मतलब कम होना। आर द मेजर थ्रेट्स मतलब खतरा टू द सॉइल एज द रिसोर्सेज। तो ये चीज़ें सॉइल को खतरा पहुंचा रही है। आगे, बोथ ह्यूमन एंड द नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। और इनमें दोनों ह्यूमन एंड द नेचुरल फैक्टर दोनों इसको हेल्प कर रहे हैं सॉइल डिग्रेडेशन में। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन, जंगलों का काटना, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स। एक केमिकल है जो कि हम एग्रीकल्चर के वक्त यूज़ करते हैं जिससे एग्रीकल्चर में जो फसल है हमारी उसमें कीड़े ना लगे। रेन की वजह से हो गया लैंडस्लाइड्स एंड द फ्लड्स। तो हम कौन सी वो बातें जिनसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, आप सबने देखा होगा, जिसको हम छोटे छोटे से तिनके जैसा होता है। तो हम प्लांट्स के साथ में क्या कर सकते हैं, इनको सॉइल के अंदर मिला सकते हैं जिससे मिट्टी को पकड़ कर रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो। तो ये स्ट्रो क्या होते हैं, ये तिनके होते हैं, कई सारे छोटे छोटे तिनके होते हैं जो क्या कर सकते हैं, मिट्टी को पकड़ के रख सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। और ये किस में भी हेल्प करते हैं, सॉइल के मॉइस्चर को बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। सेकंड क्या है, कॉन्टूर बैरियर्स। कॉन्टूर बैरियर्स के अंदर क्या होता है कि हम स्टोन, ग्रास, सॉइल का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी फार्मिंग होती है तो हम एक सीधी लाइन के अंदर करते हैं। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे स्टोन, ग्रासेस का यूज़ कर सकते हैं जिनसे हम उन क्रॉप्स को अच्छे से मेंटेन कर सके, रोक सके कि हवा चले तो उनसे उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। साथ में हम यहाँ पे बीच में उनके बीच में ट्रेंचेस बना सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे खाई टाइप बना सकते हैं, छोटी छोटी जगह गैप बना सकते हैं जिनसे उनको हेल्प मिलेगी, जिसमें पानी भी इकट्ठा हो सकता है। बारिश का पानी उन फसल को ख़राब नहीं करेगा, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तीसरा क्या है, रॉक डैम्स। हम डैम्स का यूज़ कर सकते हैं। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। कई बार हमें देखने को मिलता है कभी ज़्यादा तेज़ जब बारिश आती है तो रिवर्स का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ का कारण भी बन जाता है, फ्लड भी आ सकती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम रॉक डैम का भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग होता है, आपने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर कि एक टेरेस फार्मिंग होती है। इसमें क्या होता है कि ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लॉप्स के ऊपर होता है, सो डैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। जहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब कि स्लॉप्स को बीच बीच में से काट के उसको फ्लैट कर दिया जाता है, जैसे आपको 2.5 के अंदर दिख रहा होगा, जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम स्लॉप वाली जगह पर भी क्रॉप्स को उगा सकते हैं। अगला है इंटरक्रॉपिंग। हम एक साथ थोड़े थोड़े गैप में अलग अलग क्रॉप्स को उगा सकते हैं, वो भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स। हम उनको अलग अलग टाइम पे भी उगा सकते हैं। सोन का मतलब होता है उनको उगाना। टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। अगला है कॉन्टूर प्लॉगिंग। कॉन्टूर प्लॉगिंग क्या होता है, हम प्लॉगिंग करते हैं पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन टू द स्लोप। इसमें क्या होता है कि हम स्लोप्स के अंदर ही स्लोप के अंदर लैंडस्लाइड्स होने से बचाने के लिए हम उसको थोड़ा काटते हैं, फिर हम उसको वही स्टोन से, ग्रास से रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। लास्ट क्या है, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट्स के अंदर क्या होता है कि हम किसी, मानो कि हमारे पास कोई एक लैंड है, हमें उस पर एग्रीकल्चर करना है, हम उसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो तेज़ हवाएं होती है वो डायरेक्ट हिट नहीं करती है हमारी क्रॉप्स को,
और उनसे उनको कोई नुकसान नहीं होता, ना ही सॉइल्स को। इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन रोज टू ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। इससे क्या होता है कि सॉइल को हम प्रोटेक्ट करते हैं।